नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों से करने जा रहा हूं। हिंदी व्याकरण कैसे पढ़ें, क्या तैयारी का प्रारूप हो, कौन कौन सी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, इसकी रणनीति क्या होना चाहिए, सफलता के लिए कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। कई बार आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्या इस पर भी कोई रणनीति बना सकते हैं। इन सब या हिंदी भाषा को कैसे जानें और समझें। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे आप लोग जब मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछूं कि हिंदी भाषा कब से बोली जा रही है या हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक और प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है कि हम हिंदी भाषा जिसमें बातचीत करते हैं उसको सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखते हैं, सामान्य मानते हैं, जबकि वह परीक्षा में आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर करेंगे आज चर्चा। आइए जुड़ जाइए, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना और रणनीति क्या हो, इन सब की चर्चा करने के लिए तो अभी हिंदी व्याकरण से संबंधित जो सबसे पहली परीक्षा आ रही है वो री एग्जाम जो है, वीडियो का एग्जाम आ रहा है, जिसकी वैकेंसी 2018 में निकली थी, वह कैंसिल हो गया। एक बार दोबारा से 2023 में 26 और 27 जून को पेपर होने जा रहा है। तो क्या योजना हम बनाएं जिस उस पेपर में लिखा हुआ है कि हिंदी परिज्ञान व लेखन योग्यता। तो इस पूरे पाठ्यक्रम को इसको कैसे बांटें, क्योंकि सिलेबस में आपके कोई पाठ्यक्रम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसे में सामान्य तौर पे पहला प्रश्न यही बनता है कि सामान्य हिंदी कहां कहां पूछी जाती है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं कि वीडियो के एग्जाम में 50 प्रश्न हिंदी के पूछता है। इसी तरह यूपीएसआई के एग्जाम में 40 प्रश्न सामान्य हिंदी से पूछता है। सीटेट के प्रश्न पत्र में 15 नंबर का हिंदी पूछता है। इसी तरह यूपी टेट के जो पेपर होते हैं उसमें भी 15 नंबर की हिंदी व्याकरण आता है। फिर पीआरटी में आप जानते हैं 20 नंबर की हिंदी आपसे पूछी जाती है। टीजीटी और पीजीटी में भी यही मानकता रहती है, 20-20 प्रश्न होते हैं। तो इतने सारे प्रश्न जो आते हैं विविध परीक्षाओं में, इनको पढ़ करके इनकी कोई क्या रणनीति है आपके पास, क्योंकि यह आपकी परीक्षा में एक मानकता तय कर सकती है। हिंदी सामान्य रूप से यह एक आसान भाषा है, बातचीत की भाषा है। आप सभी लोग बचपन में कहीं न कहीं हिंदी व्याकरण पढ़े हैं। वही समास, वही अलंकार, वही छंद, वही वर्ण, वही शब्द। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आप प्रश्न पत्र करने, हल करने बैठते हैं और आपसे वहां कुछ प्रश्नों से चूक जाते हैं? क्या आपने इस पे विचार किया या आपने नहीं विचार किया? तो आज हम जरूर इस पर विचार करेंगे कि क्यों ना हम भाषा की व्याकरण को भाषाई दृष्टिकोण से पढ़ करके एक रणनीति के तौर पे अपने नंबरों को सुरक्षित कर ले। जहां पे आप मजबूत हैं वही जगह तो सफलता है। आप जहां कमजोर हैं वहां बहुत परिश्रम करने के बाद भी क्या पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकते हैं आप? तो प्रतियोगी परीक्षा में हमारा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहता है। यदि कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो उसका पाठ्यक्रम क्या रहता है, या पाठ्यक्रम डिसीजन तो तब होगा जब आपने एक लक्ष्य को चुना। तो जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा का क्या करते हैं, गोल निर्धारित करते हैं, आप एक लक्ष्य बनाते हैं, तो यह लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण किससे जुड़ता है? आप जो पहले से पढ़े हुए हैं और जिस परीक्षा का आपने लक्ष्य बनाया है, क्या उसका पाठ्यक्रम आपको पता है? यदि हिंदी व्याकरण आप पढ़ने जा रहे हैं तो यदि उसके पाठ्यक्रम का आपने क्रम विन्यास नहीं किया तो क्या आप सही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, मेरे तरफ से यह नहीं है। जब तक आपका पाठ्यक्रम सुनियोजित ढंग से बट करके आप उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। तो जब आप किसी परीक्षा का लक्ष्य बनाते हैं तो मैं कहता हूं कि आपके पास पहले एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए पाठ्यक्रम को समझने के लिए। आपके हाथ से लिखा हुआ पाठ्यक्रम कि यह टॉपिक मुझे आता है और यह टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो इसके लिए आपका पाठ्यक्रम बनाना बहुत जरूरी है।
तो अब पाठ्यक्रम रहता क्या है? सामान्य तौर पे जब हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले वहां पे क्या दिखाई देता है? आपके पास अलंकार होता है, संधि होती है, समास होता है, कारक होता है, वचन होता है, लिंग होता है, सर्वनाम होता है, संज्ञा होता है, रस होता है, छंद होता है। यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ण होता है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास शब्द होता है। तो यदि ये जो 10-12 टॉपिक हैं, यदि यह पाठ्यक्रम आप एक निर्धारित दिशा में तय कर लें कि आपको इस रूप में पढ़ना है, क्योंकि यह भाषा का टॉपिक है, तो भाषा में सबसे पहले भाषा का विकास, भाषा की परिभाषा, भाषा के विकास के सोपान को यदि आप जान ले, और उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण है, वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है। यह व्याकरणिक कोटियां जो चारों है ना, भाषा, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, ये 4 व्याकरणिक कोटियां हैं। यदि आप इनको ढंग से पढ़ लें तो इसके बाद जो रस, छंद, अलंकार हैं, जो कविता के अंग हैं, आप उनको समझ जाते हैं, आपका पाठ्यक्रम एक तैयार हो जाता है। तो जब भी आप वीडियो के एग्जाम के लिए, जैसे इस समय 26 और 27 जून को वीडियो का एग्जाम है और आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई टॉपिक रह जा रहा हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रश्न कहां से ज्यादा आते हैं। यदि वीडियो एग्जाम को मैं फोकस करूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 10 दिन का समय है तैयारी के लिए, आपके पास कौन कौन सा वो फोकस एरिया है जहां से प्रश्न पत्र में प्रश्न छपेंगे ही, तब आपको पता होना चाहिए कि एक टॉपिक जो आपका वर्ण विचार है, इसके लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब आपको वर्ण विचार, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, घोष क्या है, अघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, इनको जानना बहुत आवश्यक है। दूसरा टॉपिक आपका शब्द विचार आता है, जहां से 4 से 5 प्रश्न अवश्य होते हैं। तो शब्द विचार में शब्द क्या है, शब्द की निर्मित कैसी हुई, रचनावलिक बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, प्रयोग के आधार पर शब्दों का कैसे आप प्रयोग करते हैं, और इनको परिभाषित करके यदि इनका विभाजन देख लिया जाए, विदेशी शब्दों को देख लिया जाए, जो यहां पे संकर शब्द जो होते हैं उनको देख लिया जाए, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय वाले शब्दों को देख लिया जाए, तो मैं कहता हूं कि ये 4 से 5 प्रश्न इस शब्द विचार से आता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बन जाता है, जो प्रश्न आता है, वो वाक्य से आता है। यह जो वाक्य टॉपिक है, इसमें 2 तरह के प्रश्न, उद्देश्य और विधेय, और वाक्यों में जो त्रुटियां होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिसे आप क्या कहते हैं, पद विचार में पढ़ते हैं, पद विचार। तो यहां से 4 से 5 और यहां पे जो है 3 से 5 क्वेश्चन यहां रह सकते हैं आपके पद विचार में से। तो 4 टॉपिक, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, यह 4 तो पढ़ना ही है कि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न में आएंगे ही आएंगे, यहीं से छपेंगे, क्योंकि यह री एग्जामिनेशन है। आपको पता है कि 2018 में पेपर हुआ, नकल होने के नाते पेपर कैंसिल हो गया, तब आपको जानना चाहिए कि इस बार की रणनीति क्या हो। तो ऐसे समय में यह टॉपिक, इसके बाद आपका हो गया अलंकार। अलंकार हो गया एक टॉपिक जो आपको पढ़ना है, कि आपको अलंकार एक टॉपिक जहां से पूछता है, रस, छंद, अलंकार, ये 3 टॉपिक हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो चाहे रस हो, अलंकार हो या छंद हो। और ये तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद आपका एक आ जाता है गद्यांश, है ना, गद्यांश। तो यदि आप ये महत्वपूर्ण जो कोर टॉपिक मैं बता रहा हूं, 4, 3, 7, 1, 8, यदि इन टॉपिक को आपने पढ़ लिया, ये जहां से प्रश्न पूछ रहा है, 4 प्रश्न तो यहीं से है, 3 प्रश्न का अलंकार से, 2 कम से कम रस से, छंद से 2, है ना। तो इस प्रकार अशुद्धियां और विलोमार्थक शब्द विचार में आ जाएंगे। तो ये रहा क्या कि प्रश्न कहां से आते हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है, किस प्रकार इसको पढ़ा जाए, क्योंकि पढ़ने का क्या होता है, हम क्या किताबें पढ़ करके प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो केवल पढ़ना मतलब पढ़ना नहीं है,
देखो, पढ़ने में मैं कम से कम 4 क्रियाओं को जोड़ देता हूं। सबसे पहला क्या है, जिसमें आप कहते हैं कि भाई किताब को पढ़ना, है ना। पढ़ने के बाद उसको क्या है भाई, लिखना। लिखना, और पढ़ने के बाद अगर आपने लिख लिया तो अब उसे याद, उसके प्रश्न हल करना। प्रश्न हल करना, और प्रश्न हल करने के बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर स्वयं को जांचना। संपूर्ण तो किस प्रकार पढ़ा जाए, मैंने बताया आपके पास 4 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले पढ़ना। अच्छा, पढ़ने में भी क्या है, बिटवीन द लाइन, बॉटम द लाइन, बियॉन्ड द लाइन, ये 3 बातें आती हैं कि आप 2 पंक्तियों के बीच के संबंध को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या उन दोनों के बाहर जो बात कही जा रही है। जैसे मैंने कह दिया कि अलंकरोत इति अलंकार है, अलंकृत करने की जो क्रिया है उसे अलंकार कहते हैं। अब हमने ये तो बता दिया, लेकिन अलंकार का मतलब होता है सुंदरता बढ़ाने वाला तत्व। तो जो नहीं लिखा है अपनी शब्दावली में उसका अर्थ ग्रहण कर लेना और उसके बाद उसको लिख लेना। ऐसा ना हो कि केवल पढ़ करके सरसरी निगाह से आगे बढ़ गए, तीव्र पठन की तरह, जैसे लग रहा है कोई कहानी पढ़ रहे, पढ़ के बस खत्म करना। ऐसा नहीं, व्याकरण है, कंठस्थ करना, उसके साथ उसको लिखना और लिख करके उसके प्रश्न हल करना। ये तीसरा चरण है। यदि आपने किस प्रकार इसको पढ़ा जाए इस फॉलो कर लिया तो व्याकरण में 100% नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको क्या करना है भाई, रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो, मैं किसी भी परीक्षा को लेकर के, यदि आप वीडियो के एग्जाम में देखें तो इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं। एक में हिंदी आप लिख लीजिए, एक में आपका जीके जीएस है, और एक है तर्क। अब ये 3 है। अब कुछ बच्चों का जीएस क्या कोई अंत है क्या, या रीजनिंग आपने कहां तक, सारे बच्चों की क्या रीजनिंग ठीक होती है क्या। अब यह जो 50-50 प्रश्न आपसे दिया जा रहा है, तो इस 50 को 150 जो प्रश्न आ रहे हैं 300 नंबर के, इसको हल करने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या आप जहां पे कमजोर है केवल उसी को पढ़ेंगे, या जहां पे हिंदी भाषा जिसे आप सामान्य मानते हैं, इस 50 के 50 सवाल अगर पूरे सही हो जाएं, मतलब 100 नंबर बिना गलती के इसमें मिल जाए, तो यहां आपका जो भी नंबर रहे वह आपके सिलेक्शन के लिए मैं कहता हूं कि हमेशा प्रभावशाली होगा। तो आपकी रणनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इसको तो मैं कर ही लेता हूं। यही तो है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी सफलता के लिए, आपको नया आयाम देगा, क्योंकि आप इसको पढ़ के आते हैं। इस नाते भाषा को पढ़ते समय आप अक्सर लापरवाही बरतते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं कि यदि आपका कहीं कोई ऐसा लक्ष्य या किसी इस प्रकार की क्रिया में आप सम्मिलित हैं, जाने और अनजाने, तो आप इस विचार को, इस रणनीति को छोड़ दें, क्योंकि जो सफलता आपको दिला सकता है वो यहां चमक रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 50 के 50 प्रश्न कम समय में निश्चित अंक प्राप्त करने वाला जो विषय है वो हिंदी व्याकरण है। और हिंदी व्याकरण को यदि आपने पढ़ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब प्रश्न सही होने लगते हैं। देखो, ये पेपर जो है ना, हल करने का एक तरीका है कि जब प्रश्न सही होता है तो सारे प्रश्न सही होने लगते हैं, और जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, तो आपके आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, गोला गलत भरा जाता है। तो हिंदी ही वह होगा जिसमें 50 में 50 सही करने के बाद आप अगले चरण में भी बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपका उत्साह, आपका जो दृष्टिकोण है वो सफल होता नजर आएगा। तो इस नाते यह जो गोल, आपका जो लक्ष्य है, जिस परीक्षा को आपने केंद्र में रखा है, उसके तहत रणनीति बनाए, उस विषय पर फोकस करें जो आपको सफलता दिला सकता है। अब अगर आपने रणनीति बना ली तो अपने लक्ष्य के लिए आपने क्या प्रयास किया। अब सवाल यह उठता है कि आपने यदि रणनीति बना ली तो उसको प्राप्त करने के लिए आपके प्रयास क्या है। आप YouTube से वीडियो देख रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं,
अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप आप स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता में सभी शामिल होते हैं लेकिन आपकी विफलता में सिर्फ आप ही शामिल होते हैं। आपकी विफलता का सहारा कोई नहीं है, सफलता का सहारा सभी लोग हैं। तो क्या आपके पास कोई सफल रणनीति है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? क्या आपने कोई कार्य योजना बनाई है? यदि नहीं बनाई तो अभी भी समय है, 10 दिन का समय है, पढ़ करके उसको एक दिशा देना। केवल पढ़ना नहीं, जो पढ़ा है उसको जांचना भी, और जांच करके आप किस तरह का परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कि जब कोई भाला फेंकता है ना, तो पहले दिन भाला लंबी दूरी नहीं पार कर सकता, नहीं तो भाले की दिशा बदल जाती है। जब आप उसमें ज्यादा जोर लगा देते हैं तो भाला एक दिशा में जहां गिरना चाहिए वहां नहीं गिरता। इस नाते आपको यह पता होना चाहिए कि आपको रोज जाना, लगातार जब अभ्यास करेंगे तब आपके भाले का जो जोर है वो क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंच पाएगा जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके नाते आप अपने लिए, आपने अपना प्रयास क्या किया, आपने अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए आपका अपना प्रयास क्या है। अब दूसरी बात यह है जो आपको जाननी चाहिए और समझनी चाहिए, वो क्या है कि समस्या यह है कि हिंदी भाषा को आप सामान्य रूप से देखते हैं, जबकि यह आपके लक्ष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये बात मैं कई बार कहता हूं कि भाषाओं को लेकर के, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इस समय वीडियो के एग्जाम में अंग्रेजी नहीं है, केवल हिंदी है, आपकी मातृभाषा है। क्या मातृभाषा के बारे में वो सारी बातें जानते हैं जो जानना चाहिए आपको? आप क्या ओपन माइंड के साथ पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? यह जान लेते तो एक रणनीति, एक समस्या के समाधान के लिए आपका जो प्रयास है, तो यदि आपको लक्ष्य में हिंदी भाषा को आप मानते हैं कि यह मेरा मजबूत है और रणनीतिक तौर पे इसे मील का पत्थर आप साबित करना चाहते हैं, तो आपको 50 में से 50 प्रश्न पूरे सही करने हैं। तब आपके पास इसकी एक कार्य योजना होना चाहिए। और वह कार्य योजना बनेगी कैसे भाई? आप किस प्रकार पढ़ते हो? अच्छा चलो आप लोग बताओ, मैं खुद से नहीं बता रहा हूं। आप कैसे पढ़ते हैं? आप अपने लक्ष्य के लिए किस तरह की पढ़ाई का, है ना, क्या आपका एक पूरा का पूरा वर्क जो आपका सवेरे से शाम तक का जो आपने एक बना रखा है शेड्यूल, उसमें क्या है? आप ही बताइए कि आप किस प्रकार पढ़ते हैं, या किस प्रकार पढ़ने से, पढ़ना मतलब केवल मौन वाचन है क्या? किताब लेके पढ़ना, क्या सिर्फ मौन वाचन को हम पढ़ना कहते हैं? बहुत पहले से ये बात चली आ रही। पढ़ना का मतलब एक कुर्सी लगा लेना, एक टेबल लगा लेना और उस पर बैठ कर के किताबों को पलटते रहना, क्या यही पढ़ाई है? नहीं, मैं हमेशा कहा हूं कि पढ़ाई में कम से कम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों बातें सम्मिलित हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, क्या वो टॉपिक दूसरों को समझा सकते हैं? यदि आप दूसरों को समझा सकते हैं और स्वयं आपने पढ़ लिया है, तो क्या उस पर आधारित प्रश्न दोनों लोग हल कर सकते हैं? यदि आपने उस पर आधारित, दोनों लोगों ने प्रश्न हल कर लिया, पुराने प्रश्न पत्र को हल कर लिया, तो अब संपूर्ण पाठ्यक्रम का, क्या आप संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्नों को हल कर रहे हैं? और यह केवल एक दिन के क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन यदि आप ऐसे क्रियाकलाप अपने सभी सेगमेंट में करते हैं, तो आपकी पढ़ाई को एक आधार मिलेगा, आपका पहले से परिवर्तन आपको नजर आएगा। तो इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं कि आप किस प्रकार पढ़ते हैं, लिखिए और हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, अगर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपके पास समय है, तो मैं कहता हूं कि आप पहले लिखिए कि आप किस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यही बता देगा कि आपकी पढ़ाई का जो लेवल है, जो एक स्तर आप बना रहे हैं, वो क्या सफलता का स्तर है या फिर केवल परिश्रम है सामान्य तौर पे। क्योंकि व्याकरण तो आपने 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं, 10वीं में सब जगह पढ़ा है। तो यह आप इसका प्रश्न बताएं। अब देखिए, एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। प्रश्न क्या है कि आप लोग हिंदी भाषा रोज आना पढ़ते रहे, बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन आप बताइए हिंदी कब से बोली जा रही है? आप में से कौन लोग हैं जो बता सकते हैं कि हिंदी कब से बोली जा रही है? मुझे कमेंट में लिख करके बताइए।
प्रश्न दूसरा है, या हिंदी का विकास कैसे हुआ? जिस भाषा में आप बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सोते समय सपने देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो भाषा कब से इस समाज में अपना स्वरूप लिए हुए है? आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि जो पाठ्यक्रम के आप सारे टॉपिक पढ़ लिए, आपने वो पकड़ा कि नहीं पकड़ा जहां से उसका उद्भव हुआ है। अक्सर आप अपने विषय पढ़ते समय उसका जो मूल है, जो जहां से उसकी शुरुआत है, जिन प्रश्नों से आप सफलता प्राप्त करते हैं, वो छूट जाते हैं। आप विचार करिए कि कहां गलतियां होती हैं, प्रश्न के उत्तर गलत कैसे होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन कमेंट में जरूर आप लोग लिखिए कि आप लोग बताइए कि कैसे इसका उद्भव हुआ। तो सबसे प्राचीन भाषा, जिसे देवों की भाषा कहते हैं, वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की दो रूप हमें दिखाई देते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। एक वेदों की भाषा है और एक सामान्य जनता की भाषा, संप्रेषण की भाषा है, उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। और लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत से संबंध होकर के क्या होता है, पाली भाषा का जन्म होता है। तो संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा आती है। पाली वही भाषा है जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। अशोक के शिलालेख भी उसी भाषा में हमें प्राप्त होते हैं। और पाली भाषा से क्या आता है, प्राकृत भाषा का जन्म होता है। प्राकृत भाषा जो जान सामान्य की भाषा थी, प्राकृत भाषा ही सामान्य जनता की भाषा बनी। और प्राकृत से क्या हुआ, अपभ्रंश, जिसे आप बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं या लोक भाषा कहते हैं, भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया। और उसके आधार पर, है ना, तो अपभ्रंश के सौर सैनी से हिंदी का जन्म लगभग 1000 के आसपास अमीर खुसरो की पहेलियों में हमें वो दिखाई देती है। हिंदी क्या होता है, देखो, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के सौर सैनी से, यहां ऐड कर सकते हैं आप, सौर सैनी से हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1000 के आसपास अमीर खुसरो की पहेलियों में हमें दिखाई देती है। तो क्या आपने क्रमबद्धता के साथ पढ़ा? भाषा किसे कहते हैं? भाषा भास धातु से बना है। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों के बीच में पद, इसके बाद रस, छंद, अलंकार। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यदि आप उनको क्रम से विन्यास करके पढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यही तो सार्थकता है कि हम किस प्रकार से किसी विषय को देख रहे हैं। तो अब एकदम शुरुआत से कैसे शुरू करें, है ना? कुछ बच्चे जो पहले से कहीं न कहीं किसी लोगों से जुड़े हुए हैं, तो एकदम शुरुआत से कैसे जुड़ें? जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही है, जो मैं कक्षाएं स्टार्ट कर रहा हूं इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। पूरे हिंदी के व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है उसकी बारीक से बारीक जानकारी विस्तृत करके मैं आपके सामने ले आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जानना जरूरी है कि एकदम शुरुआत से कैसे पढ़ें। तो यदि आपने पढ़ा हुआ है तो 10 दिन मेरे साथ रिवीजन करिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है, कुछ सेगमेंट छूट गया है, तो मेरे साथ एकदम से शुरुआत करिए। हम लोग जो चर्चा शुरू करेंगे, सबसे पहले ध्वनि शुरू करेंगे, क्योंकि भाषा की सबसे मूल क्या है, वो ध्वनि है। कि वायु की उपस्थिति में जब भी कोई आवृत्ति होती है तो उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनियां 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। जो ध्वनियां हमें सुनाई देती हैं वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। इन ध्वनियों से क्या बनता है भाई? वर्ण बनता है। वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्यों के बीच में पद होते हैं। और पद के बाद जो है क्या बनता है भाई? देखो, पद बंध बनता है। बंध क्या बन जाता है? पद बंध बन जाता है। तो इस प्रकार यदि ये क्रम से हम लोग पढ़ें कि ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, पदबंध क्या है, रस, छंद, अलंकार क्या है, तो मुझे लगता है कि इस क्रम से यदि आप पढ़ेंगे तो भाषा का एक तरफ तो आपकी संप्रेषण क्षमता अच्छी होगी, दूसरी तरफ आपके प्रश्न सही होंगे। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अपने लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा, तो शुरुआत कैसे करें, इस प्रश्न को आप भी लिखिए,
कमेंट करके बताइए। बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज की शुरुआत। तो अब देखिए जो मेरी कार्य योजना है कि अब से लेकर के अगले 10 दिनों तक मैं आपके साथ कैसे जुड़ने वाला हूं। तो 10 दिनों की तैयारी का रोड मैप क्या रखा जाए वीडियो एग्जाम के लिए। जो मेरा फोकस्ड एग्जाम है इन 10 दिनों के लिए वो क्या है, वीडियो एग्जाम है। यूपी में हमेशा हिंदी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार जो पेपर होने वाला है, क्योंकि ये री पेपर है, इसमें 50 प्रश्न हैं, 100 नंबर का है और इस 100 नंबर को प्राप्त करने के लिए इसका अगर सेगमेंट वाइज मैंने देखा, जब एक डायग्राम देखा तो कुछ ही टॉपिक है जहां से प्रश्न बार बार पूछ रहे। 2018 की दोनों शिफ्ट के प्रश्न पत्र को मैंने देखा, 2016 में जो पेपर हुआ और 2015 में जो पेपर हुआ, तीनों का एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया है कि इस 10 दिनों में यदि 10 टॉपिक को हम केंद्र में रख लें तो हमारे यहां से ये 50 प्रश्न सही हो जाएंगे। 100% मेरी गारंटी है। उसको पढ़ने के लिए क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़ना है। और मेरे साथ यानी इसका मतलब है कि पहले परख लो अपनी तैयारी को मेरे साथ। परीक्षा की तिथि ये है मेरे यानी राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आपको स्वयं को परखना है। तो परख लो अपनी तैयारी को। एग्जाम कब है, 26 और 27 जून 2023 को है, क्योंकि 2018 में अब ये पेपर समस्या आ रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल हो सकता है, ये पेपर डेट आगे बढ़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं, पेपर अपने नियत समय पर होगा। ऐसी परिस्थिति में आपके पास समय कम है और आपको सफलता अर्जित करना है। लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, केवल 1400 सीटें हैं, 1500 सीटें थी, तो सीटें कम हैं। मैं एक फैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि सीटों की अपेक्षा बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए, तो प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। ऐसे में खुद को परख लेना इन 10 दिनों में प्रश्नों के साथ यदि आप लड़ते हुए एक सही लक्ष्य तक पहुंच पाते, यही मेरा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदी का संपूर्ण कवर 10 दिनों में, मैंने जो लक्ष्य बनाया है कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण को मैं 10 दिनों में कवर कराऊंगा। क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितने प्रश्न कहां आएंगे, रोजाना हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आपके साथ प्रस्तुत रहूंगा मैं हिंदी व्याकरण की कक्षा को लेकर के। तो यदि आपको हिंदी व्याकरण, चाहे वो स्कूली लेवल के विद्यार्थी हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हो, सभी जगहों पर हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना आपकी संप्रेषण क्षमता का एक अंग है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपको इस एग्जाम के लिए ये जो 10 दिन है, 10 दिनों में 10 टॉपिक, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कहां से कितने प्रश्न आएंगे, इन सब की चर्चा करते हुए 50 में 50 प्रश्न सही करने का फार्मूला यदि बनाना है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और मैं आपको, आप किस जगह से, अब कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं ये निश्चित तौर पे नहीं कह रहा हूं आप कहां पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, यदि आपने पढ़ लिया है तो हमारे साथ रिवीजन करिए। यदि आपने कहीं कोई आपका टॉपिक बच गया है तो आप मुझे बताइए, वो टॉपिक मैं आपको जो छूट गया है आपको मैं आपके साथ कवर कराऊंगा उस विषय को। तो राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मैं जो आपका टॉपिक बचा हुआ है उसको साथ लेकर के 10 दिनों में एक फास्ट रिवीजन के तहत इसको हम लोग ले चलेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार अब देखिए, एक बात है कि इन 10 दिनों में हम विगत वर्ष में आए हुए जो प्रश्न पत्र हैं उनका भी, उन टॉपिकों का भी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। जो पहले आए हुए हैं, जो प्रश्न पत्र मैंने बताया है, तो जब जब जिस समय का प्रश्न पत्र आया है उनकी चर्चा भी मैं आपके सामने करूंगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।